हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें। आज जिस टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उपग्रह की गति। किसी भी उपग्रह की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो वो पृथ्वी के चारों ओर या किसी दूसरे ग्रह का उपग्रह है तो उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि वो इलिप्टिकल पथ पर, इलिप्टिकल कहने का मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है ना। अब दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो लघु अक्ष है और दीर्घ अक्ष है, उनके बीच का अंतर अगर बहुत कम हो तो हम लोग उस दीर्घ वृत्ताकार पथ को लगभग लगभग वृत्तीय पथ मान सकते हैं, सर्कुलर पाथ मान सकते हैं। तो वृत्तीय पथ मान करके कुछ डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, जो सिंपल होगा कैलकुलेशन। उसके अलावा हम लोग इलिप्टिकल पथ से भी यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ से भी अलग से डेराइव करेंगे। तो अभी पहले सर्कुलर पथ मान लेते हैं, वृत्ताकार पथ। सबसे पहले कक्षीय चाल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, मान लेते हैं कि ये कोई सैटेलाइट के लिए यानी किसी उपग्रह के लिए ये एक पथ है। यहाँ केंद्र में हम लोग पृथ्वी मान सकते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ मान लें कि कोई उपग्रह है जो वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। त्रिज्या r है, ये केंद्र से इस जगह की दूरी ये r है। इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं और ये मान लें कि ये vo वेलोसिटी से यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं इसको, कक्षीय चाल। आप इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हो। तो यही है कक्षीय चाल जो हमें ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये जो उपग्रह इसके चारों तरफ घूम रहा है, हमने क्या मान लिया है कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। तो वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए केंद्र की तरफ एक बल लगना चाहिए। यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं ना। यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच, पृथ्वी और उपग्रह के बीच, या कोई दूसरा, ये जरूरी नहीं उपग्रह एक लिख दिया। सन के चारों ओर कोई प्लेनेट घूम रहा है उसके लिए भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना। तो इनके बीच जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। या आप कह सकते हो कि जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा बच्चों? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। और क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पे गतिशील है तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर लिख सकते हैं। ये एम से एम कट जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा। वी नॉट को स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बटा आर लिख देंगे। तो ये क्या मिल गया हमें? ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय चाल मिल गया। अब अगर हमें ज्ञात करना हो इसी में कि कितने टाइम में ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आप कह सकते हो। तो देखो बच्चों, एक पूरे साइकिल में ये कितनी दूरी घूमेगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर की दूरी, और किस चाल से? वी नॉट या वी ओ कह दो, तो समय जो लगेगा, टाइम पीरियड, वो हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी ओ। अब वी ओ का मान यहां से हम लोग रख देते हैं। रूट जी एम, ऊपर में रूट आर आ जाएगा। आर टू द पावर 3/2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये टाइम पीरियड का एक सूत्र मिल गया हमें। आप देख सकते हो कि यहाँ टी आर टू द पावर 3/2 के समानुपाती है अगर इस केंद्र पे उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान नियत हो। जैसे यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान नियत मान रहे हैं, वहाँ होता ही ऑलमोस्ट। तो फिर उस कंडीशन में क्या लिख देंगे? टी
इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ या आप लिख सकते हो t² जो है ये r³ के प्रोपोर्शनल है। याद रखना, इसको केपलर के नियम पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से एक नियम ये भी है केपलर का। तो अभी यहाँ तक समझ में आया उपग्रह की गति में। फिर आगे बढ़ते हैं, अब कुल ऊर्जा की बात करेंगे। इसको मिटाते हैं बच्चों। यहाँ पर V मिल गया है, उपग्रह की कुल ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा लिख देते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो इसमें देखो एक तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या होगा, 12mv², और v के बदले ये लिख देंगे ना, लिख देते हैं, नीचे लिख दो 12mgm/r। यानी कि ये मान हो गया gmm/2r। ये तो इसकी गतिज ऊर्जा मिल गई। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होगा -gm1m2/r। ठीक है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा है। हमें क्या चाहिए, कुल ऊर्जा। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा के लिए पहले गतिज ऊर्जा निकाल लिया, अब लिखते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा। इसको ई से डिनोट कर दे रहे बच्चों। ई क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो अब वैल्यूज को देखो, यहां से अगर आप पुट कर रहे हो, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या है, G_M/2r। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है G_M/r। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो, ये हाफ है, ये -1, तो माइनस हाफ आ जाएगा ना, टोटल एनर्जी आ जाएगा -gmm/2r। ये जो कुल ऊर्जा है ये ऋणात्मक है, ठीक है ना, कुल यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक। और ऐसा जो निकाय होता है, बंद निकाय बोलते हैं इसको, ठीक है ना, बाउंडेड सिस्टम। जैसे हम लोग पृथ्वी के चारों तरफ बात करें, अगर पृथ्वी के चारों तरफ कोई उपग्रह घूम रही है, चंद्रमा की बात कर लेते हैं, या फिर सूरज के चारों तरफ पृथ्वी या दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, तो ये सब एक बाउंडेड सिस्टम है, जिसमें कि कुल ऊर्जा, अगर हम लोग कभी भी निकाय की कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है ना बच्चों, अगर कुल ऊर्जा शून्य हो जाए, इसका मतलब ये फ्री हो सकता है। तो जितनी इसकी ऊर्जा है, अगर इतनी ऊर्जा इसको और दे दें तो कुल ऊर्जा शून्य हो जाएगी। दोनों निकाय जो बंधा हुआ था अब वो अलग हो जाएगा, और जितनी ऊर्जा देने पर निकाय को हम लोग अलग अलग कर सकें, उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। ठीक है ना, तो पलायन वेग और बंधन ऊर्जा, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये उपग्रह की गति के बारे में आपको यहाँ तक समझ में आया। टाइम मिल गया, टोटल एनर्जी मिल गई, ठीक है ना, और ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी जगह अगर हमें ऊर्जा लिखना है, दो तरह का ऊर्जा होगा। अभी यांत्रिक ऊर्जा में जो टर्म आता है ना, वो लिखते हैं। अब अगला टॉपिक है बंधन ऊर्जा।
बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं इसको। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है बंधन ऊर्जा, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। कोई एक बाउंडेड सिस्टम है, एक बंद निकाय है, तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, ठीक है ना, ऋणात्मक होती है। और इस जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण ही क्या कहलाता है? बंधन ऊर्जा। इस यांत्रिक ऊर्जा का परिमाण बंधन ऊर्जा कहलाती है। ये समझ में आ रहा है ना? यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके द्वारा निकाय के विभिन्न कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण मान लो, पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु के लिए अगर पृथ्वी पर उपस्थित कोई वस्तु है, जैसे हम लोग मान लें ये पृथ्वी है और इसके सतह पर यहाँ पे कहीं मान लेते हैं m द्रव्यमान का एक वस्तु है। पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, ठीक है। तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? -Gm/m, ठीक है ना। विरामावस्था में है, विरामावस्था में यानी कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इस निकाय की कुल ऊर्जा इतनी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? बंधन ऊर्जा बराबर प्लस में Gmm/r। समझ में आ रहा है? कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्लेनेट है जो सन के चारों ओर, या कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। कोई ग्रह या उपग्रह की बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गतिशील, मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाती हुई किसी उपग्रह के लिए उपग्रह के लिए तो कोई हम लोग सैटेलाइट मान रहे हैं जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे देखो, यहाँ पर केंद्र में है m द्रव्यमान, यहाँ त्रिज्या r, यहाँ पर स्मॉल m, ये ऐसे ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है। अभी अभी इसका डेरिवेशन क्या था ना बच्चों? कुल ऊर्जा कितनी होती है? देखो, स्थितिज ऊर्जा -Gmm/r, काइनेटिक एनर्जी प्लस Gmm/2r, कुल ऊर्जा माइनस में Gmm/2r, ऐसा था। तो अब अगर हम लोग इसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, अतः बंधन ऊर्जा जितनी कुल यांत्रिक ऊर्जा है, अगर उसी के परिमाण के बराबर ऊर्जा इसको दे दें तो ये जो ग्रह है, उपग्रह पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये बाइंडिंग एनर्जी हम लोग लिख देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? प्लस में Gmm/2r। तो ये आपको समझ में आ रहा है? अलग अलग जगह के लिए बाइंडिंग एनर्जी इस तरह से है, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग एस्केप वेलोसिटी का टर्म यूज करते हैं, पलायन वेग। पहले पलायन वेग समझ लें कि होता क्या है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
पलायन वेग का मतलब हम लोग इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर किसी वस्तु को, जैसे मान लो ये एक वस्तु है, इसको हम लोग धरती से, धरातल से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं, है ना। पलायन वेग जो अगर सतह से फेंक रहे हैं तो दिशा से, किस दिशा में फेंका जा रहा है उससे स्वतंत्र होता है। खैर वो तो बात की बात है, पढ़ेंगे आगे। अभी बस इतना समझ लो कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, और अगर उसको इस वेग से फेंके कि वो लौट कर दोबारा धरती पर ना आए। जनरली क्या होता है, इसको अगर ऊपर फेंकेंगे तो लौट कर आएगा नीचे, कितनी भी जोर से हम लोग फेंक लें वो तो लौट कर वापस आता है। लेकिन बाय एनी मीन्स अगर इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर से सुनो, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर की दूरी ये तय कर पाए, इस वेग से अगर इसको फेंकते हैं तो ये लौट कर फिर कभी धरती पर नहीं आएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इसको स्पीड बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये धरती से बाहर चला जाता है, स्केप कर जाता है। तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, जो न्यूनतम वेग चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पलायन वेग। यानी ये कह सकते हैं कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अगर प्रक्षेपित किया जाए और वह लौट कर कभी धरातल पर ना आए, लौट कर कभी धरती पर ना आए, या पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाए, ठीक है ना, दोनों बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो उस न्यूनतम वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग। ये समझ में आ रहा है? मतलब किसी चीज को फेंक रहे हैं, ऊपर जाकर के लौट के तो आता है। अब सैटेलाइट की बात अलग है, वहां पर क्या हो रहा है कि जैसे वेलोसिटी दिया, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग गया, वो भी तो लौट कर नहीं आ रहा धरती पर, लेकिन वो स्केप वेलोसिटी नहीं है। स्केप वेलोसिटी का मतलब दोनों के बीच जो बाइंडिंग है वो खत्म हो जाए, अनंत पर, अनंत दूरी पर जा सके। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? यानी पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाए, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो उसके लिए जो न्यूनतम वेग चाहिए वही होगा प्लायन वेग। वह न्यूनतम, ऐसे होता है, ऐसे लिख देते हैं, ये देख लेना है ना, मिनिमम। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से प्रक्षेपित करने पर या फेंकने पर वह गुरु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए। तथा कभी लौट कर धरती पर या पृथ्वी पर न आए। उस वेग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के लिए पलायन वेग, पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग कहते हैं।
पलायन वेग कहते हैं। अब मान लो कि किसी और जगह से फेंक रहे हैं, ठीक है ना, पृथ्वी से नहीं कहीं और से फेंक रहे हैं, चंद्रमा से फेंक रहे हैं, तो वो चंद्रमा के लिए पलायन वेग होगा वह न्यूनतम वेग जिससे उसको फेंका वस्तु को और वो चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला गया। समझ में आया ना बच्चों? तो किसी भी दिशा में अगर सतह से हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं वर्टिकली किसी एंगल पर, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी दिशा में फेंकें पलायन वेग का मान वही रहेगा। लेकिन अगर सतह के नीचे या सतह के ऊपर से फेंके पलायन वेग का मान बदल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख दूंगा। पहले एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लें एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए। तो देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। हम लोग मान लेते हैं कि धरातल से यानी पृथ्वी की सतह से m द्रव्यमान के किसी वस्तु को v वेग से फेंक रहे हैं, v या u ऐसे कुछ किसी वेग से फेंक रहे हैं, चलो u मान लो, u वेग से फेंक रहे हैं, ठीक है, m द्रव्यमान की पृथ्वी है। अब यहां से h दूरी पर गया, ठीक है ना, तो उस जगह उसका वेग v हो गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना, ये h मान लो और इस जगह इसका वेग v है उसी वस्तु का, समझ रहे हो? ये पहले a पर था, फिर बाद में a डैश पर पहुंच गया, कुछ समय के बाद h दूरी पर, a डैश या b कह देते हैं। पृथ्वी की सतह से ऐसे लिख दे, माना कि पृथ्वी की सतह से m द्रव्यमान को u वेग से फेंका गया है। b बिंदु पर उसका वेग v है। b बिंदु पर उसका वेग क्या है, v। अब देखो बच्चों, हम लोग a और b की ऊर्जा को कंजर्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस जी एम स्मॉल एम बटा आर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल एम बटा आर प्लस एच। ये समझ में आ रहा है? एच दूरी पर है सतह से, तो केंद्र से आर प्लस एच दूरी पर है, तो उस जगह कुल ऊर्जा ऐसा लिख दिया और यहाँ पे कुल ऊर्जा ये, ठीक है ना बच्चों? अब इसको फेंका गया है अनंत तक जाने के लिए। अनंत पे देखो, लिमिटिंग कंडीशन में न्यूनतम ऊर्जा के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा तो शून्य होती है, यानी कि ये पूरी ऊर्जा अगर शून्य हो जाए तो हमें वहां से u का न्यूनतम मान ज्ञात हो जाएगा। समझ रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अभी दूसरे तरीके से इसको समझेंगे, इसको मिटा दें, चलो। तो सीधा सीधा हम लोग ये भी कह सकते हैं कुल जो बंधन ऊर्जा है, अगर उतनी ही ऊर्जा दे रहे हैं तो सेपरेट हो जा रहे हैं, और उतनी ऊर्जा क्या कहलाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेग होगा वही पलायन वेग है। मतलब हम लोग सिंपल इस तरीके से कह सकते हैं, एक बार ध्यान देना बच्चों, अगर स्थिर होता यहाँ पर तो उसकी ऊर्जा जी एम एम बाई आर होती, और अगर हम लोग इतना ही पॉजिटिव इसको एनर्जी दे दें तो क्या होगा, ये एस्केप कर जाएगा। समझ में आ रहा ना? माइनस जी एम एम बाई आर थी कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ही कुल ऊर्जा होगी जब वो वस्तु यहाँ पर विराम में होगा। इससे पहले मैंने बताया था ना कि अगर धरती की सतह पर कोई वस्तु विरामावस्था में, दो कंडीशन लिया था, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, एक और उपग्रह के लिए लिया था, और दूसरा
पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई वस्तु विराम में है, तो उसके लिए ये था कुल ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, GMM बटा आर। इसी को अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दो तो m से m कट जाएगा, v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। ये हो गई स्केप वेलोसिटी, यानी इस वेग से अगर वस्तु को फेंकते हैं तो कभी भी लौटकर धरती पर नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्थ के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल गया वस्तु। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो एक बार। दूसरे तरीके से इसलिए ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कई बार क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देते हैं, यहाँ से नहीं फेंक रहे हैं, यहाँ से फेंक रहे हैं, केंद्र से फेंक रहे हैं। ठीक है ना, एक टनल बना करके किसी ऊंचाई पर उपग्रह घूम रही है, वहां से उसको क्या वेग दें कि स्केप कर जाए, तो अलग अलग कंडीशन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए सीखना समझना जरूरी है। आसान तरीके से आंसर तो आप वैसे भी ले आओगे। तो अभी देखो ध्यान देना, ये जो टर्म है बच्चों, हम लोग इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, मतलब G कैपिटल M स्मॉल m बटा R प्लस H, ये पॉजिटिव आ गया, प्लस इसको हाफ m u स्क्वेयर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई R इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वेयर। ध्यान देना, इसी को लिखा है, बस ये वाले टर्म को दूसरी तरफ लिख दिया। अब RHS में जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, v स्क्वायर है, तो ये पद हमेशा धनात्मक है। ठीक है ना, ये पद भी धनात्मक है। अगर ये पद धनात्मक हुआ तो ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा, कभी ऋणात्मक नहीं हो पाएगा, मतलब दोनों इक्वेट हो पाएंगे। ठीक है ना, अगर ये पद ऋणात्मक हुआ और बढ़ते बढ़ते इसका मान बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया तो हो सकता है ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनो, एक वस्तु को हमने यहां से फेंका, ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे इसकी वेग कम होती जा रही है। अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होता है, शून्य। तो जब इसका वेग शून्य हो जाए फिर वो लौट कर धरती पर आ जाता है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, या फिर ऐसे किसी कोण पर फेंक रहे हैं तो y दिशा में जो वेग का घटक है अधिकतम ऊंचाई पर, वो वेग का घटक शून्य हो जाता है। तो जैसे ही y दिशा में वेग का घटक शून्य हुआ तब फिर ऊंचाई बढ़नी कम हो जाती है, अब वो नीचे आने लग जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है y डायरेक्शन में, अभी तो हम लोग मान रहे हैं कि सीधा सीधा फेंका है, तो y डायरेक्शन में किसी ऊंचाई पर जाके तब लौटेगा। अगर ये कभी इसकी वेलोसिटी जीरो हुई ही नहीं तो लौटेगा कैसे? ऐसे आगे बढ़ता ही चला जाएगा ना। समझ रहे हो? यानी इसको आगे कंटिन्यूअसली बढ़ने के लिए वेग जीरो नहीं होना चाहिए, और वेग जीरो नहीं धनात्मक होने के लिए ये टर्म धनात्मक है। ये वाला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये भी धनात्मक हो गया तो फिर हमेशा ये पद धनात्मक होगा। ठीक है ना? एक आसान तरीका है जो मैंने यहां बताया, एस्केप वेलोसिटी फाइंड करने का। तो बाइंडिंग एनर्जी ले लिया, या फिर सिंपली यहां से भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर न्यूनतम वेग से फेंकेंगे अनंत पे जाने के बाद, आप यहाँ h के बदले इन्फिनिटी रख दो, ये पद शून्य हो जाएगा। अनंत पे स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा भी शून्य हो गई तभी न्यूनतम वेग होगा, और उससे जो u कैलकुलेट होगा यही आएगा, और यही कहलाएगा एस्केप वेलोसिटी। अब मैं इसको दूसरे ढंग से कैसे कह रहा हूं कि यदि एक ब्रैकेट का टर्म हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम बटा आर धनात्मक हो जाए, धनात्मक हो, ठीक है ना, तो ये पद धनात्मक होगा और वस्तु कभी लौट कर, जो वस्तु है ना एम द्रव्यमान को, कभी लौट कर नहीं आएगा।
यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला गया है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर। वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब देखो, ये धनात्मक होना चाहिए या फिर शून्य हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? धनात्मक हो जाए या कह लें ये ऋणात्मक नहीं है तो भी, है ना? तो अब हम लोग इसको, इस टर्म को उधर ले जाएं, हाफ एम यू स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू जी एम एम बटा आर। एम से एम कट जाएगा, यू स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 2gm/r। या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, u इज ग्रेटर और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान देना, u मिनिमम ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग। स्केप ऐसे लिख दे रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी, या ई से सिर्फ वी से डिनोट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। ये आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ये समझ में आया? फॉर्मूला आ गया, डेराइव हो गया। अब अगर हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो m जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है लगभग लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, और जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर। मान रखने पर ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है। तो उसको मिटा के मैं लिखता हूँ, पृथ्वी के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना? और यही हम लोग चंद्रमा की बात करें, अगर चंद्रमा से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 2.23 ऐसा कुछ होता है, लगभग लगभग हम लोग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड लिख देते हैं बच्चों। ठीक है? तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, इस स्पीड से अगर चंद्रमा से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं वो लौट कर नहीं आएगा, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। मैं मिटाता हूँ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग m मान लेते हैं। पृथ्वी के पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक उपग्रह
जो केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से जो 8 त्रिज्या में चक्कर लगा रही है ना, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक उपग्रह को उपग्रह के वेग को कितना बढ़ाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाएगा। वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाएगा। देखो ध्यान देना बच्चों, त्रिज्या यहां पर, पथ की त्रिज्या 8 मान लो, ठीक है ना बच्चों। ध्यान देना क्या लिखा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से उसको पलायन कर जाना है, तो पलायन कर जाने के लिए वेग कितनी होनी चाहिए ये हम लोग एक बार देखते हैं। पहले तो हाफ एम वी स्क्वायर है और माइनस जी एम एम बटा आर, कुल ऊर्जा इतनी है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसको एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं तो अनंत पर जाकर के उसका वेग न्यूनतम कितना होना चाहिए, 0। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती ही है, तो यहाँ से हमें एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगा। और देखो एस्केप वेलोसिटी वही होगा जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते थे 2gm/r। यहाँ पर कैपिटल आर लिखा था, पृथ्वी की त्रिज्या अभी वो पृथ्वी के सतह पर नहीं है, पृथ्वी की सतह से दूर कहीं है। मान लो यहाँ पर पृथ्वी था और इस जगह ये घूम रहा है पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, तो इस जगह हमें इतना वेग देना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो वस्तु है, ये जो उपग्रह है, ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पहले से ही पता है, √gm/r। हमें क्या बताना, कितना बढ़ा दिया जाए, तो v escape माइनस v नॉट √2 - 1 gm/r। अगर इतना बढ़ा दे वेग को, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि जो पहले वेग था उसका √2 गुना कर देते, तो जो उपग्रह घूम रही है पृथ्वी के चारों ओर, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। ये समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, डी दूरी पर स्थित एक तारा युग्म जिसमें एक का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे का द्रव्यमान m2 है, अपने उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं। ठीक है ना, घूर्णन गति करते हैं। घूर्णन का आवर्त काल ज्ञात करें। तो अभी देखो, आपको पहले समझना है कि कंडीशन क्या हो सकता है। बाइनरी स्टार सिस्टम हम लोग बोलते हैं इसको। 2 स्टार्स हैं, एक तारा यहां मान लेते हैं और दूसरा तारा यहां कहीं है, ठीक है। किसी का द्रव्यमान ज्यादा, दूसरे का द्रव्यमान कम है। हम लोग मान लेते हैं m1 जो है ये ज्यादा है, m2 कम है। तो जो ज्यादा होता है जिसका द्रव्यमान,
द्रव्यमान केंद्र उसके पास ही होता है। यानी m1 और m2 में अगर m1 का द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो द्रव्यमान केंद्र से उसकी दूरी कम होगी। तो ये जो दूरी है इसको हम लोग अगर r1 नाम दे दें, इस दूरी को r2 नाम दे दें, तो ये जो है r1 त्रिज्या में घूम रहा होगा ऐसे। ये ऐसे घूम रहा है। और दूसरा जो है ये R2 यहाँ से, ये सेंटर हम लोग मान लें, दूसरा R2 डिस्टेंस पर है मान लो, तो ये R2 यहाँ से R2 वाली त्रिज्या में ऐसे घूम रहा होगा। ये दूरी मान लेते हैं ऐसे, इस वृत्ताकार पथ पे घूम रहा होगा। दोनों का वृत्ताकार पथ अलग अलग है। ऐसे घूम रहा है। देखो बच्चों, अब इसमें क्या कंडीशन है कि दो वस्तु m1 और m2 जो है हमेशा एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। मतलब ये केंद्र है द्रव्यमान केंद्र, इस द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ ये ऐसे घूम रहा है। समझ पा रहे हो? एक तो छोटे वाले सर्कल में घूम रहा है जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, और जिसका द्रव्यमान कम है वो दूर से घूम रहा है। नेचर में ऐसे बहुत सारे बाइनरी स्टार्स हैं जिसमें प्लेनेट नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, बस दो तारे हैं और एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। समझ में आ रहा ना? तो अब इसमें जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो तो छोटी त्रिज्या में घूमेगा, और जिसका द्रव्यमान कम है वो बड़ी त्रिज्या में ऐसे घूम रहा है। ठीक है ना? एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो अब इसके चारों तरफ जब घूमेंगे हमेशा दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट ही होगा। यानी कभी ये m1 यहाँ आ गया तो m2 इस जगह होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमेशा ये केंद्र C से जाएगी ऐसे। ठीक है ना? यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक साइकिल घूमने में, एक चक्कर लगाने में दोनों को बराबर टाइम लगेगा, दोनों के लिए आवर्तकाल समान होगा। तो किसी एक का आवर्तकाल ज्ञात कर लें, वही दूसरे का भी आवर्तकाल होगा। ये समझ में आया? अब हम लोग मान लेते हैं कि जो कोणीय चाल है वो ओमेगा है। R1 और R2 इसके बीच रिलेशन हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। M1 R1 M2 R2 के बराबर है। M1 R1 ये M2 R2 के इक्वल, और R1 प्लस R2 ये D के इक्वल है। सॉल्व करने के बाद जो आता है डायरेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ मास में, द्रव्यमान केंद्र में पढ़ते हैं इसका सूत्र। R1 लिखेंगे तो M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R के बदले दूरी क्या है D, ऐसा लिख देंगे। और अगर हमें R2 लिखना होता तो यहाँ M1 लिखते। खैर R1 मिल गया ना, R1 R2 दोनों मिल जाएगा। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल, गुरुत्वीय आकर्षण बल ऐसे बोल देते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि जो इसको अभिकेंद्री बल मिल रहा है किससे मिल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आप ऐसे लिख देना G(m1 m2) बटा दूरी, इसके लिए दूरी D हो जाएगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए तो D ही लिखेंगे, G(m1 m2) बटा R²।
अब ये जो घूम रहा है, मान लेते हैं इसके लिए भी घूर्णन के लिए जो कोणीय वेग होगा ओमेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r, r के बदले r1, क्योंकि ये r1 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है, और जो हम लोग फोर्स लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या तो mv स्क्वायर बाई r लिखते हैं या m ओमेगा स्क्वायर r लिखते हैं। अब यहाँ पर m1 है, यहाँ भी m1 है, m1 से m1 तो कट जाएगा, ठीक है ना बच्चों। gm2 बाई डी स्क्वायर, अब जरा r1 की वैल्यू पुट करो, ओमेगा स्क्वायर इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी, तो m2 से m2 भी कट जाएगा, ओमेगा का मान हमें यहां से मिल जाएगा, उधर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ जी m1 प्लस m2 बाई डी क्यूब, ठीक है। अब अगर ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड आराम से हम लोग लिख सकते हैं ना, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डी क्यूब ओवर जी m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा आवर्तकाल, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया। अब अगला प्रश्न, ये भी आसान सा सवाल है बच्चों, मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है ना। ऐसे लिख दे, 3 समान द्रव्यमान के पिंड एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर अवस्थित हैं। या आप ये कह लो कि इक्वल डिस्टेंस पर है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, m द्रव्यमान के 3 कण गुरुत्व के प्रभाव में एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, कण का आवर्तकाल ज्ञात करें। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, 3 m द्रव्यमान की वस्तु हैं, समान दूरी पर, दूरी a दिया हुआ है, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण पे, इस पे आकर्षण बल लग रहा है ना, तो एक दूसरे के जो आकर्षण बल है उसके प्रभाव में सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है। सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कहीं केंद्र है, इससे इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दूरी है, देखो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा, तो एक कोण 30 डिग्री, ये ए है पूरा, हम लोग यहां से ऐसे लंब डाल देते हैं, तो ये दूरी मिल जाएगी, हमें त्रिज्या मिल जाएगी। देखो तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे बच्चों, cos 30 डिग्री यहां लिखते हैं उत्तर,
cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, a/2 बाई आर, और ये होता है √3/2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इक्वल्स टू a/2r, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, मन अभी काटो नहीं, समझ में तो आ गया ना। 2 से 2 कट जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का मान a/√3 होगा। ये तो आपको ध्यान ही रखना है बच्चों, इस तरह का कभी हो a/√3 डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान देना, अगर एक कण की बात करें, इस पर दो बल लग रहा है, एक इधर, दोनों का परिमाण समान है, तो केंद्र की तरफ जो कुल बल लगेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2f cos थीटा या 2f cos 30 डिग्री। तो 2f cos 30 डिग्री ये m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होना चाहिए, तभी ये वृत्ताकार पथ पर गतिशील होगा, है ना। जो केंद्र की तरफ कुल बल है वो किसके बराबर होना चाहिए, अभिकेंद्रीय बल m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो जरा, 2f का मान देखो, यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या लिखेंगे, gm1 m2 यानी कि m स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, फिर cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। m से एक m कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, r की वैल्यू a/√3 लिख देंगे। gm a स्क्वायर यहाँ पर √3 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, r का मान है a/√3, तो इसको इधर ले आओ, gm इंटू 3/a³। देख रहे हो, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, ओमेगा मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा, सिंपल है ना। ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gm/a³। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल होता है 2π/ओमेगा, तो क्या लिखेंगे 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a³/3gm, हो गया, और यह आंसर होगा। सिंपल है। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के एक उपग्रह की सतह से स्मॉल m द्रव्यमान के एक पिंड को 2r ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। हम लोग मान लेते हैं कि ये उपग्रह है और उपग्रह के सतह से, मान लें कि ये सतह है r त्रिज्या, और यहाँ से फिर 2r ऊंचाई तक, यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, b बिंदु तक पहुंचाने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा चाहिए। सो गतिज ऊर्जा देंगे तभी तो ये इधर जाएगा और फिर यहाँ से लौट कर वापस आ जाएगा, यानी न्यूनतम गतिज ऊर्जा के लिए b बिंदु पर वेग 0 होना चाहिए। हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट a इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट b। a पर इसका द्रव्यमान कैपिटल M है ना, तो अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करें gmm/r, और यहाँ पर कुछ गतिज ऊर्जा देना है, क्या गतिज ऊर्जा, वही तो हमें ज्ञात करना है असल में, है ना। गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होगी, केंद्र से 3r दूरी पर है ऐसा, गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं वहां पे, न्यूनतम के केस में 0। तो अब हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, यही चाहिए काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या लिख सकते हैं, जी कैपिटल M, ये इधर जाके पॉजिटिव बन जा रहा है, जी m स्मॉल m/r,
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 3r। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 3r। सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब मुस्कुराते रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो। थैंक यू।